नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है प्रेमचंद आधुनिक संदर्भ में, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेंद्र ठाकुर जी और समालोचक श्री देवेश जोशी जी। ठाकुर जी और देवेश जोशी जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की शुरुआत ठाकुर जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में या उपन्यास में, समग्र साहित्य में वो कौन से तत्व हैं जो उनको बाकी कथाकारों से अलग करते हैं और उनको विशिष्ट बनाते हैं, उनके साहित्य को अलग रूप में हमारे सामने लाते हैं। देखिए, प्रेमचंद का जो साहित्य है वो तुलसी की तरह मंगल भवन अमंगलहारी, ये उस साहित्य की आत्मा है। और यही कारण है कि जिस तरह तुलसी जनमानस में समाये हुए हैं, उसी तरह प्रेमचंद भी जनमानस में समाये हुए हैं। प्रेमचंद समय और समाज के साथ जुड़कर रचना कर्म करने वाले लेखक थे, इसलिए समय और समाज की पीड़ाएं हमें प्रेमचंद के पूरे साहित्य में दिखलाई देती हैं। और यही कारण है कि सिर्फ आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी जब आधुनिकता की बात होगी तो भी प्रेमचंद हमें आधुनिक ही दिखलाई देंगे। आप देखिए, पूरा साहित्य उनका महिलाओं के जो उत्पीड़न होता था, जो दबाव महिलाओं के ऊपर थे, जो विवशताएं महिलाओं की थी, उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते थे और उसको उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा है। किसानों के ऊपर, किसानों के शोषण के ऊपर महाजनों द्वारा, जमींदारों द्वारा, अन्य वर्ग द्वारा जो उनका शोषण होता था, उस पर लगभग 50 कहानी है उनकी। और एक बड़ी हैरानी की बात आप देखिए, उन्होंने रंगभूमि में अपने एक पात्र से कहलवाया है कि अब ये जननी पृथ्वी संततियों का बोझ सहन करने में असमर्थ हो रही है। क्या बात! इतनी 1924 में लिखा गया है रंगभूमि जी। और उसमें वो ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं कि पौष्टिक खाना भी देने की स्थिति में अब शायद हम लोग न रह जाएं बालकों को, कि इतनी बढ़ गई है मतलब आबादी। और फिर 1934 में, या हाँ 1934 में शायद उन्होंने हंस के अपने संपादकीय में इस बात की चिंता व्यक्त की है कि अभी तक इसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ये स्थितियां विभीषिका ला सकती हैं। तो इतना जागरूक लेखक जो था, जो अपने से एक सदी बाद की बात सोच के चल रहा था, तो उस लेखक के लेखन में क्यों ऐसे तत्व ना होते कि वो अमर हो जाए। क्या बात है! और रंगभूमि के अंदर ही जो सूरदास है, उसको उन्होंने गांधी के प्रतिरूप के रूप में चित्रित किया। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कथाकार, ऐसा उपन्यासकार जो एक जनमानस का कथाकार है, जनमानस का उपन्यासकार है, वो कभी साहित्य में कभी वो पुराना हो ही नहीं सकता। उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही ठाकुर जी। देवेश जोशी जी, जैसे अभी जितेंद्र ठाकुर जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि प्रेमचंद ने किसानों, स्त्रियों, उस समय के भारत की जो स्थिति थी वो हमारे सामने वो लाते हैं, और बहुत प्रामाणिक ढंग से लाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ, जितेंद्र ठाकुर जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यथार्थवादी लेखन का बड़ा जोर है। प्रेमचंद के साहित्य में जो समाज आता है
क्या यही यथार्थवादी लेखन है, या आज हम जो यथार्थवादी लेखन जिसको कह रहे हैं प्रेमचंद उससे कुछ आगे नज़र आते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी मैं ज़रूर चाहूँगा। जी नौटियाल जी, बहुत अच्छा ये सवाल है। यथार्थवाद और प्रेमचंद, तो यथार्थवाद को हम समझें कि प्रेमचंद के समय से पहले यथार्थवाद क्या था। तो उससे पहले हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि 1800 के आसपास हिंदी कथा साहित्य में लेखन, सृजनात्मक लेखन शुरू हुआ कथा उपन्यासों का, और 1850 से 1885 तक भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग में भी कहानियाँ लिखी गई, उपन्यास कुछ लिखे गए। प्रेमचंद से पहले के 3 महत्वपूर्ण जो कथा साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनका हम जिक्र करें तो वो एक तो हैं लल्लू लाल जी का ये प्रेम सागर, और सदल मिश्र जी का नचिकेतो उपाख्यान, और इंसान लेखाकर रानी केतकी की कहानी। इन तीनों की हम अगर थीम देखें तो पहले 2 की थीम पौराणिक आख्यानों की है, और रानी केतकी की कहानी में जो थीम है उसमें जो पात्र हैं वो उच्च मध्य वर्ग के हैं। तो प्रेमचंद से पहले सिर्फ पंडित श्रीलाल मिश्र जी की एक जगत सिंह की कथा करके एक कथा संग्रह या उपन्यास आया था, उसमें जरूर यथार्थवाद की झलक मिलती है, लेकिन असली मायने में यथार्थवाद प्रेमचंद ने ही लाए थे हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जी। तो यथार्थवाद में था क्या? यथार्थवाद ये था कि प्रेमचंद से पहले कहानी और उपन्यासों के पात्र राजा रानी होते थे, पौराणिक कथाओं के देवी देवता होते थे, असामान्य पुरुष होते थे, किन्नर, गंधर्व, महापुरुष। लेकिन प्रेमचंद जी ने किसान को, मजदूर को, मास्टर को और गांव के मुंशी को, पंचों को, इस तरह के पात्रों को अपनी कहानी का प्रतीक बनाया। इवन आप ये कह सकते हैं कि बैलों को भी उन्होंने पात्र बनाया, 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा में। तो ये उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण इस तरह से हम समझ सकते हैं। इससे पहले यथार्थ जो जगत में था उन्होंने कल्पना, आप ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रेमचंद से पहले के लोग, उसे बल्कि में साहित्य की भाषा में कहा जाता है, रागात्मक कल्पना पे आधारित होते थे। बहुत बढ़िया। अपनी थीम के लिए वो प्रेम आख्यानों की कल्पना किया करते थे, कोई संदर्भ पुराणों से लिया करते थे, महाकाव्यों से लिया करते थे, या पुराना जो उर्दू फारसी का जो साहित्य था उससे लिया करते थे। प्रेमचंद जी ने इन सब का अध्ययन जरूर किया, फारसी के वो विद्वान थे और अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने जो अपने पात्र लिए, कहानी थीम लिए कहना चाहिए कि उन्होंने कहानी का जो विषय है उसके लिए उन्होंने दूरबीन से नहीं देखा, अपने आसपास देखा। बहुत बड़ी बात है ये, और इसीलिए यथार्थवाद का उनको जनक। बस ये आपकी इस बात में पूरे यथार्थवाद परिभाषित हो जाता है कि उन्होंने किसी दूरबीन से नहीं देखा जो चीज़ें जिस रूप में। प्रेमचंद की एक खासियत ये है जी कि जो गांधीवादी आलोचक हैं वो भी प्रेमचंद को स्वीकार करते हैं और उसे गांधीवादी लेखक मानते हैं, और जो प्रगतिशील आलोचक हैं वो भी प्रेमचंद को स्वीकार करते हैं और उसे प्रगतिशील लेखक मानते हैं। दुर्लभ उदाहरण है ये। जी, और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जबकि विचारधारा के दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी विपरीत हैं, विरोधी हैं, मगर उनको वो एक तरह से आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक कहा जा सकता है। उन्हें आदर्शवादी भी मानते हैं और प्रगतिशील यथार्थवादी भी मानते हैं। जी हाँ, जोशी जी आप कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यथार्थवाद को प्रमाणित करने के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे। प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी थी सौत नाम से, वो 1916 में लिखी गई थी, और आखिरी कहानी उनकी थी 1936, मृत्यु के साल उन्होंने कफन लिखी थी। तो ये कुल मिलाकर के उनका जो ये हिंदी का जो लेखन का टाइम पीरियड है 20 साल का, 2 दशकों का होता है। और 1915 बहुत महत्वपूर्ण साल था हिंदुस्तान के लिए। 1915 में के आसपास ही गांधी जी इंडिया आए
और 1915 में ही प्रेमचंद ने कहानियां लिखी। तो गांधी जी ने भी जिसे कहते हैं ट्रेंड सेटर थे इंडिया में। गांधी जी से पहले राजनीति की जो दिशा थी वो उच्च वर्ग और शहरों तक सीमित थी। गांधी पहले शख्स थे भारत की राजनीति में जिन्होंने गांवों का भ्रमण किया, देहातों का भ्रमण किया और उनकी समस्याओं को ग्रास रूट पे जाकर के पहचाना। इसी तरह प्रेमचंद जी भी यथार्थ उनके कहानियों में उन्होंने जो पहले का पुराणों का और महापुरुषों का और जो राजकुमारों का आख्यान हुआ करते थे, कहानी के पात्र हुआ करते थे, उस ट्रेंड को बदल करके आम आदमी को जो आपके दाएं बाएं दिख रहा है तो उसको उन्होंने किया। जोशी जी, आपने ये 1915 का जो साल और उसमें जो साम्य ये जोड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ संयोग और सुखद संयोग कहना चाहिए कि वहाँ से गांधी जी आए, वो गांव तक पहुँचे और इधर से प्रेमचंद साहित्य में आए और वो भी गांव तक पहुँचे और इस तरह से गांव पहली बार हमारे विमर्श में शायद इतनी प्रमुखता से शामिल हुआ। बिल्कुल। इसी से जो बात आप जहाँ पे बात को अपनी छोड़ रहे हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ और ठाकुर जी आपके पास में इसी संदर्भ को लेकर आ रहा हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड का खासकर जो पर्वतीय भूभाग है, यहाँ से हिंदी पट्टी को तमाम महत्वपूर्ण साहित्यकार मिले हैं, उपन्यासकार मिले हैं। पूरी एक फेहरिस्त है, शिवानी, मनोहर श्याम जोशी, इलाचंद जोशी, शैलेश मटियानी, हमारे यहाँ से विद्यासागर नौटियाल, तमाम पूरा अगर गिनाना शुरू करें तो बहुत बड़ी फेहरिस्त है। ये लोग भी लगभग उसी दौर में लिखना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद भी जो लोग हमारे कुछ समय पहले तक तो विद्यासागर जी यहीं देहरादून में मौजूद थे। ये जो एक पूरी एक पीढ़ी आई है प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद उत्तराखंड से लेखकों की, इसमें कौन ऐसे लेखक हैं जिनको आप कहते हैं कि वो मुस्तैदी से प्रेमचंद की उस परंपरा को, जिसको जोशी जी यथार्थवादी परंपरा कह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और आपको लगता है कि प्रेमचंद को समझने के लिए उनको भी पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, एक तो आपने खुद बताया शैलेश मटियानी, उनको प्रेमचंद की परंपरा का लेखक कहा ही जाएगा। और दूसरे वल्लभ डोभाल। जी, आप वल्लभ डोभाल का साहित्य पढ़िए तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल जैसे अपने परिवेश से जुड़कर प्रेमचंद लिखते थे, ठीक उसी तरह अपने परिवेश से जुड़कर वल्लभ डोभाल लिखते रहे। फिर उससे आगे चले हम तो शेखर जोशी हैं, विद्यासागर नौटियाल हैं, ऐसे लिखने वाले अंचलिक तो बहुत हैं, मगर प्रेमचंद की परंपरा में चलने वाले ये लोग ज़्यादा हमें समग्र रूप से दिखलाई देते हैं। ऐसे कसप आप ले लीजिए उसकी मनोहर श्याम जोशी की, तो आप थोड़ा सा वो करेंगे, या हिमांशु जोशी की कगार की आग ले लीजिए, या अंतिम एक उपन्यास आया था उनका। तो ये सब लोग, वैसे तो मेरा ये मानना है कि जितने लिखने वाले हैं वो सब प्रेमचंद के ही वंशज हैं। क्या बात है। सिर्फ ये कह देना, बहुत बड़ा बयान, सिर्फ ये कह देना कि जो गांव के ऊपर लिख रहे हैं या गांव की पृष्ठभूमि पे लिख रहे हैं सिर्फ वही प्रेमचंद के उत्तराधिकारी हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर प्रेमचंद शहर में जन्मे होते तो भी वो ऐसी ही कहानियाँ देते, ऐसा ही साहित्य देते जिस पे आज बैठकर हम चर्चा कर रहे होते, क्योंकि वो समग्र से जुड़ने वाले व्यक्ति थे। और इसलिए किसी एक या दो लोगों को प्रेमचंद से जोड़ना शायद न्यायोचित नहीं होगा। हर लेखक जो है वो प्रेमचंद का ही वंशज है। जी, ये जितेंद्र ठाकुर जी आपका बहुत बड़ा बयान है और बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि जो लिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद की ही परंपरा को, उसी की शाखाएं हैं, उसी की शाखाएं हैं और उसी को आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इस तरह से मैं तो पहली बार इस तरह से साहित्य को समझ रहा हूँ, खासकर हिंदी साहित्य को। लेकिन अब थोड़ा मैं ज़रा विषयांतर कर रहा हूँ देवेश जोशी जी, और आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि जैसे अभी ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद को हम तब भी याद कर रहे थे, आज भी याद कर रहे हैं और आगे 100 साल बाद भी हमारी पीढ़ियाँ उनको इसी रूप में याद करेंगी, क्योंकि उनका जो लेखन है और उसके जो विषय हैं वो इतने प्रासंगिक विषय हैं कि वो देर तक याद किए जाएंगे। लेकिन इतने महत्वपूर्ण लेखक को क्या हमारे समाज ने उस रूप में
ठीक से याद किया है। ये मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ तो मैं केवल नाम भर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने नाम उनका ले लिया। जितेंद्र ठाकुर जी, आपको ध्यान होगा हरिशंकर परसाई ने एक लेख लिखा था जिसमें प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे और प्रेमचंद जी के फटे हुए और बिल्कुल पुराने जूते उनके पैरों में नजर आते हैं। तो परसाई जी ने हिंदी पट्टी के लोगों को इतना लताड़ा था कि बताते हैं कि उस समय तो लोग नाक छुपाते हुए अपनी मिले। उन्होंने कहा कि ये आपका इतना महान लेखक और इस फोटो को आप पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं, आप थे कहाँ जब ये लेखक इस स्थिति में था? जोशी जी, क्या वजह है हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में खासकर लेखकों को क्या समाज से उस तरह का सम्मान मिलता है जिसके कि वो पात्र हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है और ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदी में साहित्य के प्रति वो अनुराग और पाठकों की वो दृष्टिकोण अभी विकसित नहीं हो पाया है कि जैसा कि अन्य भाषाओं में होता है। और हम देखते हैं कि विदेशों में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ के आप देखेंगे बहुत सुंदर स्मारक होंगे और भारत में भी बंगला भाषा में लेखकों का बहुत सम्मान होता है, उनके अच्छी तरह से उनको याद किया जाता है। और इसका कारण ये है कि लोगों का साहित्य के प्रति अनुराग है, खरीद करके पढ़ते हैं और बल्कि में अपने बजट का एक हिस्सा हर माह तय करते हैं। और लेकिन हिंदी में ये दुर्भाग्य है कि लेखकों को उस तरह से हम याद नहीं कर पाए, उनके स्मारकों तक को संरक्षित नहीं कर पाया। एक तरफ तो खुशी की बात यह है कि प्रेमचंद अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी से विभूषित हुए हैं। उनको पाठकों ने उपन्यास सम्राट घोषित, समीक्षकों और पाठकों ने दोनों ने शरद चंद्र ने उनको ये पदवी दी। और दूसरी तरफ ये है कि उनकी जब मृत्यु हुई वो बिल्कुल गुमनामी में हुई कि कहते हैं कि उनका जब शव यात्रा जा रहे थे तो मात्र 8 लोग थे। क्या बात, इससे बड़ा दुर्भाग्य। एक आदमी पूछता है शव यात्रा को देखते हुए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कौन था भाई, और दूसरा कहता है यार कोई मास्टर था। तो ये उपन्यास सम्राट आज जिनके समग्र साहित्य को हम रसियन भाषा में पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ में पढ़ सकते हैं और अन्य भाषाओं में भी उनके बहुत सारी चीज़ें अनुदित हैं। तो उनकी इस तरह से उपेक्षा होना, और दो इससे भी बड़ा दुखद एक और पहलू है कि लम्ही उनका जो गांव था, वहाँ जो संग्रहालय था उसके भी बड़ी दुर्दशा वर्तमान में है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। एक उपन्यास सम्राट को सम्राट ने सही किसी सामंत की तरह का तो सम्मान मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो भी मयसर नहीं है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और निश्चित रूप से ये सभी लेखकों के साथ है। अगर हमारे सम्राट के ये हाल होंगे तो बाकी जो उनके जो सिपाही हैं उनके भी यही होना। ये इस सवाल के साथ जोशी जी मैं इसीलिए, क्योंकि ठाकुर साहब खुद भी एक हमारी पीढ़ी में बहुत वरिष्ठ स्तर पर हैं, तो उनसे मुझे ये प्रश्न पूछना ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया था कि अमूमन हम देखते हैं कि हिंदी पट्टी में साहित्य को लेकर और साहित्यकारों को लेकर खासकर न तो उस तरह की कोई श्रद्धा सीधे सीधे नज़र आती है। उनके जाने के बाद हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन उनके जीते जी, यहाँ तक कि जाने के बाद भी जो आप लम्ही कह रहे हैं ठाकुर जी, अगर मैं सही हूँ तो लम्ही पत्रिका लगातार निकल रही है। प्रेमचंद जी की संततियाँ भी अब ठीक ठाक स्थिति में। वो लम्ही पत्रिका तो व्यक्तिगत कोई निकाल रहा है। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप इस रूप में उनको प्रेमचंद को याद कर सकते हैं तो उनके गांव में उनके घर को नहीं, उनका स्मारक का जीर्णोद्धार हो चुका है। अच्छा, और ये नहीं बहुत अच्छे तरीके से उसको बना दिया गया है। चलिए, ये सुखद खबर है, ये आपकी तरफ से मिली है कि उनका जो लम्ही में उनका जो संग्रहालय है वो उसका जीर्णोद्धार हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। अदरवाइज़ हमको इस बात के लिए धिक्कारेंगे कि हमने अपने समय के इतने महान साहित्यकार को, इतने महान कथाकार को वो सम्मान नहीं दिया, कम से कम जो मिनिमम स्तर पर तो देना ही चाहिए था। बहरहाल ठाकुर साहब, अब आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आजकल हमारे, आप तो उस स्ट्रीम में बहुत वरिष्ठ स्तर पर हैं और हम सभी उत्तराखंड वासियों का, हम जोशी जी स्वीकार करेंगे, हम सौभाग्य समझते हैं कि
आप हमारे शहर देहरादून में ये हैं, मेरा सौभाग्य है। उत्तराखंड में है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो हम कहते हैं कि वहीं रहते हैं जहाँ जितेंद्र ठाकुर अरे रहते हैं। धन्यवाद। तो ये बड़ी बात है। लेकिन इस स्तर पर जब आप लिख रहे हैं तो आप ये भी कुछ बहुत सारे लोग जो आपके साथ जिन्होंने लिखना शुरू किया अभी भी एक्टिव हैं। क्या आपको लगता है कि आज हम, क्योंकि किसान, स्त्री, ये विमर्श हमारी साहित्य में अभी भी चल रहे हैं, क्या आपको इन विमर्शों में प्रेमचंद का वो जो विमर्श था जिसकी तरफ जोशी जी यथार्थवादी दृष्टिकोण कह रहे हैं जिसको, क्या वो छाप आपको मिलती है आज के साहित्य में? प्रेमचंद कहीं उपस्थित लगते हैं यहाँ? देखिए, प्रेमचंद की उपस्थिति को लेकर जो बात है वो फिर थोड़ा सा उसमें मतलब मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रेमचंद के द्वारा हंस शुरू किया गया और 1936 में उनकी मृत्यु के बाद बंद हो गया। फिर 1986 में राजेंद्र यादव जी ने उनकी जो प्रेमचंद की पोती थी, अमृत राय की बेटी सारा राय, उससे अधिकार लेके ये हंस जो है उसका प्रकाशन दोबारा शुरू किया जी। और उसमें बड़े रूप में स्त्रियों के विमर्श जो है उठाया गया। अब थोड़ा समय बदलने के साथ एक मानसिकता भी बदल चुकी है और जितनी सरलता और सहजता के साथ और जिस समर्पण के साथ प्रेमचंद इन विषयों को उठाते रहे, अब उन विषयों के पीछे कहीं पर एक ऐसी कोशिश थी कि हम अपना प्रभाव हिंदी के कथा साहित्य या साहित्य जगत पर छोड़ दें। एक विज्ञापन का थोड़ा सा पुट उसमें आ गया था। और जो आधुनिक साहित्य है वो थोड़ा सा क्या कहें, बहुत कुछ कहें, विचारधाराओं की गिरफ्त में आ गया है। बहुत बड़ी बात है। प्रेमचंद जो लिख रहे थे उनका लिखा विचारधारा को पोषित कर रहा था, वो विचारधारा की गिरफ्त में नहीं थे, मगर आज का लेखक विचारधारा की गिरफ्त में आ गया है और वो प्रतिबद्धता का अर्थ प्रचार साहित्य से समझने लगा है कि मतलब हमारी प्रतिबद्धता किसी विषय के प्रति, समाज के प्रति, समय के प्रति तभी दिखलाई देगी जब हम झंडा बरदारी में आ जाएंगे। प्रेमचंद, ये ठीक है कि प्रेमचंद वैचारिक रूप से बाद में एक तरफ जुड़े, मगर झंडा बरदारी आप देख लीजिए प्रेमचंद के पूरे साहित्य में, उनके लेखन में कहीं नहीं मिलती है। वो अपने लेखन से पोषित करते हैं उस विचार को, और आज का लेखक जो है वो झंडा बरदारी से उस लेखन को पोषित करने की कोशिश कर रहा है। ये अंतर जो है, ये लेखन के जो आधारभूत तत्व हैं उनको प्रभावित करता है। जी। जितेंद्र ठाकुर जी, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही इस विमर्श में, जो नई एकदम मौलिक सी बात लगती है, वो ये कि प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो वो किसी विचारधारा को ज़बरदस्ती पोषित नहीं कर रहे थे। अब हमारी समस्या ये है कि विचारधारा पहले है, लेखन हम उसके पीछे दौड़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके साहित्य का जो स्तर है उस पर तो असर आएगा। लेकिन देवेश जोशी जी, अभी जिस तरफ जितेंद्र ठाकुर संकेत कर रहे थे कि प्रेमचंद का समय अलग था, ये समय अलग है, और निश्चित रूप से वो समाजवादी भारत था। अब हम खुली अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, बिल्कुल, हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। वो आज़ादी के ठीक बाद का समय था, अब हम एक परिष्कृत और परिपूर्ण भारत अपने सामने देख रहे हैं। सन 91 के बाद तो जब हमारी आर्थिक नीतियाँ बिल्कुल खुल गई हैं, तो हम एक नई रेस में शामिल हो गए हैं, जोशी जी। लेकिन उसके बावजूद साहित्य तो लिखा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो प्रेमचंद के पात्र थे साहित्य के, वो पात्र तो आज भी हमारे सामने, हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस साहित्य में आप उन पात्रों को कहाँ पाते हैं? संक्षेप में आपका जवाब। प्रेमचंद के पात्रों की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से होरी उनका कालजयी पात्र है, गोदान का, और
होरी को एक तरह से आप भारतीय ग्राम्य जीवन का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, कृषक समाज का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। तो होरी के जरिए गोदान उपन्यास में तत्कालीन ग्रामीण कृषक की एक चित्र प्रेमचंद जी ने अत्यंत विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक किसान जो धर्मभीरू भी है, बिरादरी भीरू भी है, उसे और पूंजी जमींदार और ब्राह्मण वर्ग का किस तरह से, निम्न वर्ग पे किस तरह से शोषण, किस तरह से धर्म के नाम पे डरा करके उनका शोषण किया जाता था, ये भी गोदान में उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया। आज की बात, जैसा आपने कहा कि 1991 के बाद वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव नज़र आया। अब हम देख रहे हैं कि किसान तो आज भी हैं और जीवन की दिनचर्या भी उनकी लगभग वही है, लेकिन होरी के जीवन में और आज के किसान के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। बहुत बड़ी बात है। होरी अपनी मर्जी से बीज बो सकता था, आज हम देख रहे हैं कि बीज के लिए उसे बीज भंडारों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसको वही बीज बोने हैं जो बीज भंडार उपलब्ध कर देगा। उसको जो फसल वो हाट में बेचा करता था, आज वहाँ बेचने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े मार्ट आ गए हैं। तो बाजारवाद ने किसानों को भी प्रभावित किया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बाजार जो है, जब स्वयं अपने दम पे किसानों को प्रभावित नहीं कर सकता है तो सत्ता के कंधे पे चढ़कर प्रभावित करने का प्रयास करता है। और किसानों के जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। आपने ये बड़ी बात कही कि जब व्यवस्थाएं बदली हैं तो उससे कहीं ना कहीं किसान भी बदला है। ठाकुर जी, मैं थोड़ा इस पर आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा कि किसान, जिस ग्रामीण भारत की हम बात करते हैं तो उसमें किसान स्वाभाविक रूप से आ जाता है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे चाहूँगा कि क्या वो जो हमारा विमर्श है आज लेखन में, वो कहीं ना कहीं जो आज का किसान है, आज का मजदूर है, इसको लाता है, सामने लाता है? बहुत संक्षेप में देखिए, जो प्रेमचंद के समय का महाजन था उसे आप गरिया सकते थे, जुतिया सकते थे, लतिया सकते थे, क्योंकि आपके सामने था वो। और आज का जो महाजन है अप्रत्यक्ष हो गया, वो आपको दिखलाई नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है। अगर 130 करोड़ 38 करोड़ हमारी जनसंख्या है तो हर एक के दिल में एक महाजन विद्यमान है। कभी 33 करोड़ देवता होते थे, आज 138 करोड़ महाजन हमारे देश में विद्यमान है। तो थोड़ा सा लेखन में फर्क तो आएगा, दृष्टिकोण से भी। हम उस समय जिस प्रकार का समाज देख रहे थे, आज वो समाज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फर्क लेखन में हमें दिखलाई देगा। मगर आधारभूत तत्व किसी भी जागरूक लेखक का वही होगा जो प्रेमचंद का था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। लेकिन आपने ये बड़ी पते की बात कही कि प्रेमचंद का जो महाजन था वो सामने था, बिल्कुल, और आज का महाजन अप्रत्यक्ष है, और वो है भी बड़ा विराट। अब तो पूरा हम वैश्विक स्तर पर हैं। बहरहाल जितेंद्र ठाकुर जी और देवेश जोशी जी, प्रेमचंद इतना बड़ा बृहद विषय है कि उन पे अगर बातचीत करने निकलें तो लंबा समय चाहिए, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है कार्यक्रम की। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, ये बहुत मतलब की बातें कुछ हुई, कुछ नए तथ्य भी निकले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा इस बार का साहित्यिकी कार्यक्रम। अगली बार फिर कुछ नए मेहमानों के साथ किसी नए विषय को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।